अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। एक तो आज पीटीआई की सालगिरह है और आज यौम तासीस मनाया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। ये 30वां यौम तासीस है जो आज मनाया जा रहा है। लेकिन अगर हम देखें तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस कदर मुश्किलात में घिरी है, ये पिछले 30 सालों में ऐसा सफ़र दिखाई नहीं देता। तो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ कामयाबियों और कुछ नाकामियों और कुछ कोताहियों का जायज़ा लेंगे मुख्तसर सा। इसके साथ साथ एक दो खबरें और भी हैं, क्योंकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुँचे, लेकिन जो खबरें थीं कि शायद उनकी कोई अमेरिका के वफ़द के साथ मुज़ाकरात और मुमकिना किसी मुआहदे की तरफ पेशरफ्त होगी, वो होती नज़र नहीं आ रही। उसके ऊपर भी बात होगी। इसके अलावा ये भी आपको बताएंगे कि आज PSL के शायकीन के लिए भी एक खुशखबरी है फाइनली। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो पहले बात कर लेते हैं कि यौम तासीस है आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और ये एक ऐसी जमात है जिसको तकरीबन अब 30 साल हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, बानी लीडर हैं, वो इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने 25 अप्रैल को लाहौर में इसकी दागबेल रखी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक ऐसे वक्त में वजूद में आई थी जब 2 पार्टी सिस्टम पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा था, और PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2 बड़ी सियासी जमातें थीं जो कि अपने पूरे फैमिली स्ट्रक्चर के साथ पूरी पार्टी को होल्ड कर रही थीं। और ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद रखी इमरान खान साहब ने। अगरचे ये पार्टी तो नई थी, लेकिन इमरान खान साहब कोई नई शख्सियत नहीं थे इस मुल्क के लिए। वो एक जानी पहचानी शख्सियत थे, हर दिल अजीज़ शख्सियत थे, क्योंकि इससे पहले वो क्रिकेट में अपना एक बेहतरीन करियर रखते थे, और इसके साथ साथ उन्होंने कैंसर हॉस्पिटल भी बनाया, और उसके साथ साथ उनके दीगर सोशल वेलफेयर के काम भी जारी थे। तो लोग इमरान खान साहब से बेपनाह मोहब्बत उस वक्त भी करते थे, उनको आइडियलाइज़ करते थे, उनको हीरो मानते थे। लेकिन जब सियासत में आप आते हैं तो फिर सब आपके दोस्त नहीं रहते। बहुत से लोग मुखालिफ भी हो जाते हैं, जिनको इस बात का ख़तरा रहता है कि अब आपके आने से उनको या उनके मफादात को नुकसान पहुंच सकता है। और फिर यही हुआ। जाहिर है इमरान खान साहब सियासत के नए खिलाड़ी थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बनते बनते और फैलते फैलते मुल्क में कई साल लग गए, लेकिन टर्निंग पॉइंट जो माना जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो 2011 का जलसा माना जाता है, जब लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर इमरान खान साहब ने एक बड़ा जलसा करके इस बात को साबित किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब आहिस्ता आहिस्ता अवाम में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है। 2013 में जब इलेक्शन में हिस्सा लिया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बनाने में कामयाब हुई, और उसके बाद 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाक समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में एक दफ़ा फिर हुकूमत बनी। 2024 के इलेक्शन में अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2/3 मेजॉरिटी हासिल की, लेकिन इलेक्शन बुरी तरह से रिग करके उसको सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक महदूद करके वहाँ पर उनकी हुकूमत बनने दी गई, लेकिन बाकी जितनी उनकी सीटें थी वो चुरा ली गई, और बाकी जगहों पर अलबत्ता वो एक बड़ी अपोजिशन के साथ असम्बलियों में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर आप बात करें कि इसकी कामयाबियाँ क्या हैं, तो इसकी कई कामयाबियाँ हैं। ये एक बिल्कुल अनयूजुअल किस्म की जमात है। इसका जो एक पैटर्न है वो बाकी जमातों से बड़ा मुख्तलिफ है। स्ट्रक्चरल जो पैटर्न है उसकी वजह यह है कि बाकी जमातों पे ज़ाहिर है जब फैमिलीज़ रूल करती हैं तो उसी तरह की एक मौरूसियत की झलक आपको नज़र आती है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मौरूसियत के ख़िलाफ़ चूँकि मैदान में उतरी, तो इमरान खान साहब की फैमिली का कोई मेंबर इस जमात का ना तो कोई अहदेदार मुंतखब हुआ, बनाया गया, और ना ही उसको गवर्नमेंट में कभी कोई जगह दी गई, और ना ही इमरान खान साहब के बाद इमरान खान साहब ने ऐसी कोई हिदायत कर रखी है कि उनके बाद उनकी फैमिली का कोई मेंबर ही इस पार्टी को चलाएगा। तो लिहाजा इसका जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि इसमें मौरूसियत कहीं नज़र नहीं आती। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो ये भी है कि ये एक मज़ाहमती जमात है। आम तौर पर हर जमात का एक मिजाज हुआ करता है। जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक वक्त में मज़ाहमती जमात का मिजाज था भुट्टो साहब के दौर में, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली ये जमात जो है एक मफाहमती जमात में तब्दील हो चुकी है। ख़ास तौर पर सदर जरदारी के जब ये ज़ेरे साया आई तो उसके बाद से मज़ाहमत वाला एलिमेंट बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में से माइनस हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। अब ये सिर्फ मफाहमती जमात बनकर रह गई है। PMLN की बात करें तो ये कभी भी कोई मज़ाहमती जमात नहीं थी। अलबत्ता इनके लीडर जो नवाज शरीफ साहब हैं वो उलझते ज़रूर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट से, या आर्मी चीफ्स के साथ उनके अनबन के मामला चलते रहे हैं, लेकिन अब वो भी मुकम्मल तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट करवा चुके हैं और अब वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गए।
اور ادروائز باقی کی جماعت میں کوئی آپ کو ایسا مزاحمتی ایلیمنٹ نظر نہیں آتا، اور یہ بھی ایک کمپلیٹلی بہت جس کو آپ کہتے ہیں کہ معاملات کو کمپرومائز کر کے چلنے والی جماعت بن چکی ہے۔ اور اب اس حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آگے جو اس کا ایک چہرہ ہے وہ مریم نواز شریف کی صورت میں نظر آ رہا ہے، بظاہر پی ایم ایل این کو اب وہی لیڈ کریں گی، لیکن پاکستان تحریک انصاف ایک مزاحمتی جماعت ہے۔ شروع سے عمران خان صاحب کا اپنا بھی مزاج چونکہ ایک بہت ایگریسو فاسٹ بالر کی طرح کا رہا ہے، تو وہی چیز آپ کو ان کی جماعت میں بھی نظر آتی ہے، اور شروع سے ہی انہوں نے ایک مزاحمتی جس کو آپ کہہ لیں کہ پورا مزاج جو تھا اس کو پریویل کروایا۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 2018 کے الیکشنز کے بوائیکاٹ کی بات ہو، پھر اس کے بعد جو عدلیہ بحالی تحریک تھی اس میں پاکستان تحریک انصاف پیش تھی، اس کے بعد 2014 کا ایک لمبا ترین دھرنا 126 دن کا، اور اس وقت جو عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کیا وہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اس کے بعد سے آنورڈز پھر پاناما اسکینڈل، ایک ریئل اپوزیشن کی طرح عمران خان صاحب جو ہیں وہ ٹف ٹائم دیتے رہے اس دور میں۔ 2013 کے الیکشنز میں اگرچہ پی ایم ایل این کامیاب ہوئی تھی، لیکن عمران خان صاحب کنٹینیوسلی ایگریسو سیاست کرتے رہے اور انہوں نے ایک بھرپور ٹف ٹائم دیا اپوزیشن کی حیثیت میں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر آنورڈز اب آتا ہے 2018، تو بہت ہی مختصر وقت کے لیے 3.5 سال تقریباً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت رہی، لیکن اس کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو ایک ان کی جو حکمرانی تھا، طرز حکمرانی تھا، اس میں بھی آپ کو ایک ایگریشن نظر آتا ہے، ایک سپیڈی، یعنی آپ کہہ لیں کہ اپنے یعنی اپوزیشن کی طرف بھی ان کے جو یعنی وہ تھے، آپ کہہ لیں اسٹیٹمنٹس تھے، وہ کافی آپ کو ایگریسو نظر آتے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر صحیح آپ نے مزاحمتی تحریک دیکھی 2022 کے بعد، پاکستان تحریک انصاف کا پورا ڈی این اے ہی تبدیل ہو گیا، اور بالکل ایک وہ جماعت جس کو شروع میں کہا جاتا تھا کہ یہ کوئی ممی ڈیڈی کلچر کی جماعت ہے وغیرہ، وہ بالکل آپ کو ایک لوہے کے چنے ثابت ہوتی جماعت نظر آئی۔ پاکستان تحریک انصاف میں عمران خان صاحب نے تو جو مشکلات اٹھائی، وہ تو شروع سے ہی ایک ٹف بندہ ہے، لیکن ان کے لیڈرز نے بھی بے مثال جدوجہد کی، بہت سے لوگوں کو مار پیٹ کر، اغوا کر کے، اٹھا کے، مختلف طریقوں سے دباؤ ڈال کے پارٹی چھڑوا دی گئی، بہت سے لوگ آج تک جیلوں میں ہیں، اور اس کے بعد کارکنان نے بھی جو مزاحمت کی داستان رقم کی، وہ بھی آج تک ایسی ہے جو اس سے پہلے بہت کم دکھائی دیتی ہے۔ عام طور پر اسٹیبلشمنٹ نے مختلف جماعتوں کے ساتھ یہ تجربات کیے کہ جب ان کی کسی سیاسی جماعت سے انبن ہو گئی تو انہوں نے اس جماعت کو بار بار بریک کیا اور اس کی اسٹرینتھ توڑ دی، اور وہ اس میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوتے تھے۔ چاہے پی ایم ایل این کی بات کریں تو پی ایم ایل کیو اس میں سے بن گئی، پی ایم ایل زی بن گئی، اگر آپ پیپلز پارٹی کی بات کریں تو پیٹریاٹ بنا دی گئی تھی، ایم کیو ایم کی بات کریں تو حقیقی ایم کیو ایم بنا دی گئی، پی ایس پی بنا دی گئی، تو یہ تجربات پہلے چلتے رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف پہ بھی یہ تجربات کیے گئے، اور پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایک الگ بنا دی گئی، میرا خیال ہے نظریاتی تھی اس ٹائپ کی، اور اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ جو جہانگیر خان ترین صاحب اور علیم خان کی جماعت بنا دی گئی، تو اس میں بھی گروپنگ کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس دفعہ بالکل ایک ڈیفرنٹ رزلٹ جو تھا وہ دیکھنے میں آیا۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے حد تک ہی صرف لوگوں کے لیے قابل قبول تھی، اور کسی گروپ کی طرف لوگ مائل نہ ہوئے، اور پوری جو ان کا ووٹ بینک تھا وہ انٹیکٹ رہا پورے طریقے سے، اور وہ ہم نے 2024 میں عملی اس کا مظاہرہ بھی دیکھا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب پاکستان تحریک انصاف بہت دیر سے چونکہ عمران خان صاحب کی ہدایات سے محروم ہے، تو ایک انتشار اور بہت ہی ایک کلو لیس قسم کی پارٹی نظر آ رہی ہے، جس کے اندر بہت سی گروپنگ نظر آتی ہے، بالکل ایک آپ کو تنظیم کا اور نظم و ضبط کا فقدان نظر آتا ہے۔ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پہلی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس اب کچھ آئیڈیا ہی نہیں رہ گیا کہ اب کرنا کیا ہے، ورنہ عمران خان صاحب کے پاس ہمیشہ آپشنز کی ایک ڈھیر ہوتی ہے، پلان اے، پلان بی، پلان سی، لیکن ایسا لگ رہا ہے جو باہر موجود قیادت ہے اس کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے پاکستان تحریک انصاف اس وقت اپنی میرا خیال ہے جب سے وہ بنی ہے اس کی کمزور ترین اور بہت ہی ولنریبل پوزیشن پر اس وقت سیاست کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان تحریک انصاف بالکل ختم ہو گئی ہے تو ایسا نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف آج بھی ایک حقیقت ہے، ایک صوبے میں اس کی جماعت ہے، ایک صوبے میں اس کی حکومت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آج بھی وہ اپنے ساتھ بڑے عوام کا ایک اعتماد بھی رکھتی ہے اور ان کی ایک اسٹریٹ پاور بھی رکھتی ہے، لیکن اس کی امپلیمنٹیشن کا جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک فقدان نظر آتا ہے کہ اس کو کیسے اسٹریٹ پاور میں تبدیل کرنا ہے، کیسے اس کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کرنا ہے، تو وہ ہمیں ایک ضرور نظر آتا ہے۔ میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف کی 2-3 بنیادی کمزوریاں ہیں۔
एक तो सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि इनमें नज़्म व ज़ब्त का बहुत फुकदान है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी जिसको कहते हैं फ़हम फ़रासत या मसलहत पसंदी, जो कि एक सियासत का अहम जुज़्व हुआ करती है, वो भी इनमें आपको कम नज़र आती है, और जज्बातियत का एलिमेंट जो है वो ज़्यादा गालिब नज़र आता है। तो बाज़ औक़ात आपको जज्बात से हट कर समझदारी के साथ भी चलना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के ज़्यादातर जो लोग उसके सपोर्टर भी हैं, जो उसके कारकुन भी हैं, उनमें बहुत ज़्यादा जज्बाती एलिमेंट है, वो प्रिवेल करता नज़र आता है। खैर इस वक्त तो उनके हालात भी इस तरह के हैं कि इंसान ऑटोमेटिकली इतनी तकलीफ़ें उठाने के बाद जज्बाती हो ही जाता है, लेकिन इन जनरल भी इस जमात के जो लोग हैं उनमें ज़रा एक इमोशनल फैक्टर आपको ज़्यादा दिखाई देता है। और इसके साथ साथ जो एक अहम बात है वो ये है कि आपको बाज़ औक़ात जिसको कहते हैं ना कि थोड़ा सा बर्दाश्त भी है, बहुत सारी चीज़ों का बर्दाश्त मैं इस मानों में नहीं कह रही कि आपके ऊपर जुल्म हो रहे हैं और आप बर्दाश्त नहीं कर रहे, वो तो आप सर्टेनली कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को लेट इट गो भी करने देना चाहिए, लेकिन वो वाला जो एलिमेंट है वो भी दिखाई नहीं देता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ एक अपना उनका एक डीएनए है, अपना एक मिजाज है उसके लोगों का, और वो आपको अब बिल्कुल डिफरेंट सियासत करती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त नाकदीन तो उनके ऊपर हमलावर हैं ही, लेकिन ख़ुद अपने लोग भी बहुत ज़्यादा तनकीद कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या कोई फ्यूचर है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बेहतरीन फ्यूचर अभी भी रखती नज़र आ रही है जब तक इमरान खान साहब हयात हैं, और जब तक इमरान खान साहब ज़िंदा हैं असल में जो वोट बैंक है वो उन्हीं के साथ जुड़ा रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स बाहर कुछ भी कर रहे हैं, वो मेंबर्स की हद तक लोग उन पर तनकीद भी करते हैं, उनसे डिस्टेंस भी हो जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, लेकिन जब इमरान खान की बात आती है तो पूरा जो वोट बैंक है उनका वो उन्हीं के साथ जुड़ा नज़र आता है। क्योंकि आप देख लीजिए कि 2024 के इलेक्शंस में भी इमरान खान साहब हालांकि मंजर पर नहीं थे, लेकिन उनके नाम पर सारा वोट पड़ा, और कैंपेन ना होने के बावजूद, इंतखाबी निशान ना होने के बावजूद लोगों ने बड़ी तादाद में इमरान खान के नाम पर निकल कर वोट दिया। तो ये तमाम चीज़ें इस बात को इंडिकेट करती हैं कि ओवरऑल एक सियासी जमात से ज़्यादा जो इमरान खान की शख्सियत है वो इस वक्त ज़्यादा डोमिनेट कर रही है इस पार्टी के अंदर, और जब तक वो मौजूद हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, ये अभी तो वोट बैंक टूटने वाला नहीं है, लेकिन आगे उसके बाद क्या होता है वो फिर कहानी फिर किसी वक्त। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मुख्तसर सा जायज़ा है, लेकिन आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कश्मीर में एक जलसा करने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बड़ी तादाद में वहाँ पर जो कारकुनों के काफ़िले हैं वो आना शुरू हो चुके हैं, तो उसके बारे में आपको अगले व्लॉग में अपडेट भी करेंगे। अब ज़रा एक दो जुज़वी खबरें हैं वो भी साथ ले लीजिए। एक तो जी एक तो उनका नाम इराकची है लेकिन हैं वो ईरानी वज़ीर ख़ारजा, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है बोलने में। तो ईरानी वज़ीर ख़ारजा पहुँच गए, रात गए, और पुरतपाक उनका इस्तकबाल किया गया, रेड कारपेट इस्तकबाल किया गया, और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सैयद आसिम मुनीर साहब से और इसके साथ साथ इसहाक डार साहब से एक अहम मुलाकात भी हुई है। और इस मुलाकात के बाद, जैसे कि मैंने पहले ही पिछले व्लॉग में आपको कहा था कि मुझे नहीं नज़र आ रहा कि कोई बराह रास्त अमेरिका के साथ मुज़ाकरात हो पाएंगे, वैसा ही हुआ। और आपने देखा कि जो ईरानी वफ्द है वो तो आके मुलाकात भी कर रहा है और अब शायद थोड़ी देर में रवाना भी हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकी वफ्द है वो तो अभी वहाँ से प्रवास भी नहीं भरा। तो आप कह सकते हैं कि इनकी बराह रास्त यहाँ पे अभी इस मरहले पे तो कोई मीटिंग नहीं थी। हाँ, आगे चलकर क्या दोनों वफूद बैठेंगे इसके ऊपर अभी कुछ कहना क़बल-अज़ वक्त है, क्योंकि ईरानी जो वज़ीर ख़ारजा आए हैं उन्होंने आके अपनी तजावीज़ भी, अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी, अपने एग्रीमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स पाकिस्तान को बताए हैं, पाकिस्तान की क़यादत को बताए हैं, और उसके बाद अब यहाँ से वो ओमान और फिर रशिया भी जा रहे हैं। तो कुछ लोग ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि मुमकिन है कि वहाँ से वापसी पर अगर अमेरिकी वफ़द पाकिस्तान में हुआ तो इनकी दोबारा कोई बैठक हो जाए। ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि जो बातें वो आज यहाँ पे करके जा रहे हैं उन बातों पर अमेरिका का रद्द अमल क्या होता है। अगर तो कोई पॉजिटिविटी हुई तो ऐन मुमकिन है कि फिर दोबारा से बैठ जाएंगे लोग, लेकिन अगर उसमें कोई अभी डिसएग्रीमेंट ज़्यादा प्रिवेल किया तो फिर हो सकता है कि ईरानी वफ़द जो है वो रशिया से सीधा वापस ईरान ही जाए। तो अभी इसके ऊपर काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन ये नहीं नज़र आ रहा कि दोनों अभी इस मौके पर कोई इकट्ठे बैठेंगे और आपस में कोई बातचीत होगी। अनलाइकली जो पहले खबरें आ रही थी कि जी दोबारा कोई आपस में बैठेंगे। एक खबर जो है वो PSL शायकीन के लिए है।
PSL जो इस वक्त बहुत ही फीका गुजरा इस सीज़न में, वजह यह है कि शायकीन को तो स्टेडियम आने की इजाज़त नहीं थी फ्यूल बचत पॉलिसी की वजह से। इस दफ़ा सारे मैचेस जो थे वो खाली स्टेडियम में हुए थे, लेकिन अब फाइनल मैच के लिए ये कहा जा रहा है कि जनाब शायकीन को आने की इजाज़त दी जाएगी। इसका मतलब क्या है कि चलें कम से कम एक मैच ही सही शायकीन भी इंजॉय कर लें। तो लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में फ़ाइनल मैच होगा तो लाहौरी जो हैं वो जा सकेंगे। अगरचे गर्मी तो बहुत अब उरूज पर आ चुकी है, लेकिन लाहौरियों का जो एक मिजाज है उसमें देखकर ही कहा जा सकता है कि बड़ी तादाद में फिर भी पहुंच ही जाएंगे, चाहे गर्मी है, फ्यूल भी महंगा है, और भी बड़े मसाइल होते हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए ये लोग आ ही जाते हैं। तो बहरहाल जो शायकीन हैं वो जा सकेंगे जी फाइनल मैच देखने के लिए, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है। मैंने तो वैसे एक मैच भी इस दफ़ा नहीं देखा और मुझे ये भी नहीं पता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है इस दफ़ा। अदरवाइज़ भी आप देखें सोशल मीडिया वगैरह हर जगह से बिल्कुल माइनस हुई है PSL टोटली। एनीवेज, जो एक ख़बर आपको देनी थी वो इजाज़ चौधरी साहब के हवाले से भी थी कि फ़ाइनली हम बार बार आवाज़ उठा रहे थे, उनकी अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हो गई हैं 27 अप्रैल को। 2 रुकनी बेंच जो है उनकी अपीलों की समाअत करेगा। अल्लाह करे कि उनको ज़मानत दे दें ताकि वो बेचारे अपना इलाज करवा सकें। लेकिन अभी भी मैं बहुत खुशफहमी का शिकार नहीं हूँ, क्योंकि जिस तरह का एक पैटर्न है, आमतौर पर अपीलें लग भी जाए समाअत के लिए तो कोई कार्रवाई नहीं होती, प्रोसिक्यूशन आके कह देता है कि भाई हमें तो अभी वक्त चाहिए वगैरह, और फिर मुलतवी हो जाती है, या कोई जज साहब में से बिजी हो गया तो मुलतवी हो गई। तो इस तरह के पैटर्न हम देखते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा होप्स तो नहीं है, लेकिन बहरहाल एक छोटी मोटी होप ज़रूर है कि अगर लग गया है तो क्या पता अल्लाह इनके दिल में रहम डाल दे, इजाज़ चौधरी साहब की ज़मानत हो जाए और वो बेचारे अपनी कोई ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जा सकें। तो उनकी सेहत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा फ़िक्र पाई जाती है। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।